पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो सेंट था वो आया था चेंतियान के ऊपर अटैक करने का, लेकिन चेंतियान उसके अटैक को काफी अच्छे से हैंडल करता है और वो उसकी वाट लगा चुका था। साथ ही साथ वहां पर एक प्रिंस भी आ जाता है जो दोनों मिलकर उस सेंट को बहुत मारते हैं। इस वजह से वो जो सेंट होता है ना वो वहां से भाग पर आया था, वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। साथ ही साथ चेंतियान चला जाता है अपने दोनों के दोनों एम्परर वगैरह के पास और उनसे कहता है कि मुझे कुछ खास टेक्निक चाहिए ताकि मैं आगे चलकर जो कॉम्पिटिशन होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूं। तो वो दोनों जो एम्परर थे ना उसको एक एक टेक्निक देते हैं, जो टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और कमाल की लग रही थी। जिनमें से एक टेक्निक होती है स्नो स्वॉर्ड आर्ट और दूसरी होती है स्वॉन स्ट्राइक। स्नो स्वॉर्ड आर्ट को तो चैंपियन काफी हद तक के सीख जाता है, लेकिन स्वॉन स्ट्राइक को सीखना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता कि वो इसको सीख कर ही रहेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन उसी टेंपल के अंदर आकर पहुंच चुका था जहाँ पर थर्ड राउंड होने वाला है। ये टेंपल काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। चैंपियन अभी यहाँ पर आने के बाद कुछ सोच समझ भी नहीं पाया था कि तभी वहां पर एक छोटी सी ना फेरी आती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो यहाँ पर चेंतियान के करीब ही बढ़ते जा रही थी। टेंपल के अंदर वो चेंतियान का स्वागत करती है और उससे कहती है कि बताओ तुम ना इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा रास्ता चुनने वाले हो। देखो तीन तरह के रास्ते हैं। पहला रास्ता है स्ट्रेंथ वाला कि तुम्हारे स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाएगा, दूसरा रास्ता है कि तुम्हारी मार्शल पावर को टेस्ट किया जाएगा और तीसरा रास्ता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को टेस्ट किया जाएगा। तो तुम्हें ना तीनों में से कोई भी एक रास्ते को चुनना है, तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनने वाले हो। तो ये सुनकर चेंतियान कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ वाला रास्ता बताओ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता हूँ कि असल में मेरे पास पावर है कितनी, मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो फेरी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वो स्ट्रेंथ वाला रास्ता सिलेक्ट कर लिया, अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा लेवल चुनना है। देखो चार तरह के लेवल है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है और लास्ट में आता है इन्फर्नो। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम डायरेक्ट इन्फर्नो लेवल पे जाकर उसको नहीं जीत पाओगे तो तुम इजी से शुरू कर सकते हो, इजी से हार्ड पे जाओ, हार्ड से फिर आगे तुम इन्फर्नो पे जाओ। वरना अगर तुमने डायरेक्ट इन्फर्नो चुन लिया ना तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब होगी और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि वो इन्फर्नो टेस्ट कितना ज्यादा मुश्किल था। तो चैंपियन भी यहाँ पर ऐसा ही करता है, वो डिसाइड करता है कि वो इजी से शुरू करेगा और फिर इन्फर्नो तक के जाएगा। तो वो फेरी वहां से जा चुकी थी चैंपियन को अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही इजी वाला शुरू होता है ना, चैंपियन के सामने एक स्पिरिट आती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट चैंपियन के ही लेवल पे थी, यानी कि मार्शल वेनरेबल रेल्म के 5th स्टेज पर। तो चैंपियन को उसको मारने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती, वो आसानी के साथ उसको खत्म कर चुका था। लेकिन चैंपियन कहता है कि सबसे इजी लेवल जो है ना उसमें भी जो बंदा मेरे सामने अटैक करने के लिए आया था वो मेरे लेवल का था। तो मीडियम में, हार्ड में और इन्फर्नो में तो भाई साहब क्या बात होगी, उसमें क्या आएगा उसके बारे में तो सोच के भी यहाँ पर हैरानी हो रही है। जिसके बाद हम उसी फेरी को देखते हैं, वो अपना एक जगह पर आकर बैठी हुई होती है और यहाँ पर आने के बाद वो सभी को देख रही थी जो अपना इस टेस्ट को देने के लिए आए हुए हैं। तब वहाँ पर वो दाओ सेक्ट से एक मास्टर आता है जो यहाँ पर आने के बाद फेरी से कहने लग गया था कि बताओ मुझे कि इस बार जितने भी लोग यहाँ इस टेस्ट के अंदर आए हैं ना उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कोई तुम्हें कमाल का लग रहा है। तो वो फेरी कहती कि ज्यादातर जितने भी लोग इस टेस्ट में आए थे ना उन्होंने सबसे इजी रास्ता चुना जो कि अपना कल्टीवेशन टेस्ट करना है या फिर मार्शल पावर को टेस्ट करना है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो इजी है स्ट्रेंथ वाले टेस्ट से। किसी ने भी स्ट्रेंथ टेस्ट को चुना ही नहीं सिवाय एक बंदे के जो कि चैंपियन है। पर मुझे तो लगता है कि उसने ऐसे ही अंधाधुन आकर ना स्ट्रेंथ टेस्ट को चुन लिया, जबकि उसको नहीं पता होगा कि स्ट्रेंथ टेस्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है बाकी टेस्ट के मुकाबले। पर हो सकता है कि कुछ ही टाइम के अंदर उसको एहसास हो जाए कि उसने गलती कर दी, पर अब यहाँ पर पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहीं चैंपियन जो था ना इजी के बाद अब मीडियम वाले लेवल पर आकर पहुंच चुका था। तो जैसे वो मीडियम लेवल पर आया होता ना, उसके सामने जिसके साथ उसको मुकाबला करना था वो कोई और नहीं था बल्कि वही सेंट था जिसके साथ हमने पिछले एपिसोड में भी चैंपियन की फाइट देखी थी। अब असल में यहाँ पर सेंट नहीं था बल्कि वो सेंट चैंपियन का दुश्मन है ना। तो ये टेस्ट वालों ने उसी का एक बिल्कुल ही क्लोन तैयार कर दिया ताकि देख सके कि चैंपियन इसका मुकाबला कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो चैंपियन कहते हैं कि ये बचकाना फिर से आ गया, पिछली बार भी तो उसको हराया था, एक बार फिर से हराने में क्या ही जाता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपने उसी स्नो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए ना उसने एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर लिया था ताकि वो उस सेंट के ऊपर अटैक कर सके। और वो यहाँ पर उसके घोस्ट डोमेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सेंट की भी वाट लगा देता है। सेंट की भी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी और इस तरह से चैंपियन अपना मीडियम जो लेवल होता है ना उसको भी कंप्लीट कर चुका था। तो ये देखकर फेरी कहती कि भाई साहब इसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक थी वो कैसी थी, ये स्नो स्वॉर्ड आर्ट की कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, मैंने तो इससे पहले इस तरह की टेक्निक कभी भी नहीं देखी थी। मुझे लगा ये चैंपियन को नॉर्मल बंदा होगा लेकिन ये नॉर्मल तो नहीं लगता है, इसने उस स्पिरिट को बस एक अटैक के अंदर ही खत्म करके रख दिया। वो जो दाओ सेट का मास्टर था ना वो कहता है अपने मन के अंदर कि ये चैंपियन मुझे कमाल का लगता है, मुझे ना इसके साथ थोड़ी बातचीत बनानी होगी ताकि आगे चलकर ये मेरे काम है, ऐसा कमाल का टैलेंट मैं ऐसे वेस्ट तो होने नहीं दे सकता, मैं ही चैंपियन को अपने डिसाइबल बना लेता हूँ इससे पहले कि बाकी किसी मास्टर वगैरह की इसके ऊपर नजर जाए। तो वो यहाँ पर अपने पास से कुछ ट्रेजर वगैरह बाहर निकालता है और वो उस फेरी से कहता है कि फेरी जाओ और ये चैंपियन को एज अ गिफ्ट दे दो और बताना कि ये मैंने उसको दिया है ताकि वो समझ सके कि मैं उसके साथ थोड़ी दोस्ती बनाना चाहता हूँ।
तो ये सुनते साथ ही फेरी जो होती है ना वो चैंतियान के पास आती है और उसको पहले तो कांग्रेचुलेशन करती है उसने जो भी अभी लेवल वगैरह पास किए हैं उसके लिए। और उसके बाद वो कहती है कि मास्टर है दाओ सेक्ट के जिनका नाम ना जेंग यान है, उन्होंने खास तौर पे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजे तुम्हारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते। वो तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुए है ना, तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है, तो तुम इसको चेक कर सकते हो। वो तुरंत यहाँ पर उस गिफ्ट को बाहर निकालती है और हम देख पाते हैं कि इसके अंदर ना कुछ स्वॉर्ड वगैरह है और काफी ज्यादा कमाल की कुछ चीजें मौजूद है। उनमें से एक टेक्निक चैंतियान को बहुत पसंद आती है जिसका नाम था फैंटम मूवमेंट टेक्निक। हो सकता है कि ये कुछ स्पीड से जुड़ी हुई टेक्निक होगी जो कि चैंतियान को इंप्रेस कर चुकी थी। चैंतियान कहता है कि वाह ये टेक्निक तो कमाल की है, जिस पर वो फेरी भी कहती है कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो। इस फैंटम टेक्निक का यूज करते हुए तुम अपने जितने चाहो उतने क्लोन तैयार कर सकते हो और हर एक जो क्लोन तुम तैयार करोगे ना उसकी पावर पिछले वाले से ज्यादा रहेगी। इस तरह से तुम ना आगे चलकर उस क्लोन का यूज करते हुए अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तुम अटैक करने चाहोगे ना तो वो क्लोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो तुम्हारी पावर के ना 50% या उससे ज्यादा को भी मैच कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है तुम्हारा एक क्लोन। तो ये सुनकर वो जो चैंतियान था ना फेरी से कहता है कि आप मास्टर जेंग यान का शुक्रिया करना कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेजर दिया जो पाकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मेरे लिए सिर्फ यही टेक्निक काफी है जो कि मैं लेना चाहता हूँ। तो फेरी सुनकर हैरान हो जाती है कि इसको तो पहले यहाँ पर कोई मार्शल वगैरह रैंक की जो टेक्निक थी या फिर वो स्वॉर्ड वगैरह थी उसको वो चुनना चाहिए था ना, लेकिन इसने तो खाली यहाँ पर फैंटम मूवमेंट टेक्निक चुनी है। आखिर इसको इसके अंदर ऐसा क्या दिख गया? अब चैंपियन के पास तो वैसे भी इतनी सारी स्वॉर्ड वगैरह भरी है मार्शल टेक्निक है, तो उसको जो खास लगा उसने वो ले लिया। फेरी जो थी वो यहाँ पर चैंपियन से कहती है कि तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, इसलिए हमने ना तुम्हारे लिए वो जो हार्ड लेवल था ना उसको स्किप कर दिया, तुम उसको छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। तुमने अपना टेस्ट क्लियर किया और अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तो ये सुनकर चैंपियन कहता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे चले जाऊँ, क्योंकि अभी भी अगर आपने हार्ड वाले टेस्ट को स्किप किया तो इन्फर्नो वाला टेस्ट तो बचा ही है ना, मैं उसको कंप्लीट किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। वो तुरंत यहाँ पर इन्फर्नो टेस्ट जो होता है ना उसको एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू कर देता है। तो ये देखकर वो फेरी कहती कि चैंपियन पागल हो गया, इतना अच्छा मौका हमने तुम्हें दिया है कि तुम बिना इन्फर्नो टेस्ट को कंप्लीट किए हुए भी इस टेस्ट को पास कर सकते हो जो कि तुमने कर लिया है, तब भी तुम यहाँ पर अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? आखिर तुम्हें क्यों ही पास करना है इन्फर्नो टेस्ट? एंशिएंट टाइम से जब से ये इन्फर्नो टेस्ट बना है ना आज तक कि इसका कोई भी सर्वाइवर बचा ही नहीं है। जो भी टेस्ट करने चाहता है वो या तो मारा जाता है या उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि कभी वो कल्टीवेशन ही नहीं कर पाता है। तुम अपनी मौत को ना दावत दे रहे हो इन्फर्नो टेस्ट के अंदर जाकर। तो चैंपियन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी यही खासियत है जो आज तक किसी ने नहीं किया ना वो करके दिखाना। तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला यहाँ से जब तक कि मैं इन्फर्नो टेस्ट को कंप्लीट ना कर लूँ। चैंपियन तुरंत ही यहाँ पर इन्फर्नो टेस्ट को ना एक्टिवेट कर चुका था। हार्ड वाला तो स्किप हो गया लेकिन अब उसको यहाँ पर इन्फर्नो टेस्ट पास करना था। तो जैसे इन्फर्नो टेस्ट हुआ होता है ना यहाँ का पूरा मौसम बदलने लग जाता है और पूरा रेड लाइटनिंग की पावर एक्टिवेट होने लग चुकी थी और उसी रेड लाइटनिंग के अंदर से एक और चैंपियन बाहर निकल कर आता है जो कि चैंपियन काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत डेंजर लग रहा था। अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो चैंपियन हो चुके थे। अपना वाला चैंपियन देखकर हैरान रह जाता कि अबे ये क्या है यार, ये तो मैं ही हूँ मेरे सामने, क्या मुझे मुझसे ही मुकाबला करना है इन्फर्नो टेस्ट के अंदर? अब कोई भी इंसान अपना क्लोन बनाता है तो उस क्लोन के अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं होती जितना कि ओरिजिनल इंसान के पास है। पर इन्फर्नो टेस्ट के अंदर ये था कि जो चैंपियन का क्लोन बना है ना उसके पास चैंपियन जितनी ही पावर है वो उतनी ही टेक्निक को यूज कर सकता है और उससे भी ज्यादा अच्छी टेक्निक को भी वो यूज कर सकता है। यही वजह है कि इंसान अपने आप को ना वो नहीं हरा सकता। इंसान को पता होता है कि कितनी उसके पास टेक्निक है और वो उतनी टेक्निक का यूज करते हुए किसी सामने वाले को हरा सकता है, लेकिन जब सामने वाले को भी पता है कि उसके पास कौन सी टेक्निक है तो उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से इन्फर्नो टेस्ट इतना ज्यादा डेंजरस था। वो जो चैंपियन होता है ना वो तुरंत यहाँ पर आने के बाद चैंपियन के ऊपर मतलब चैंपियन के ऊपर ही अटैक कर रहा था। जो टेक्निक अपना वाला चैंपियन यूज करता है ना सेम वही टेक्निक को वो भी यूज करता है, जिस वजह से दोनों के अटैक बराबर ही होते जा रहे थे। चैंपियन कहते हैं कि यार ये तो मेरे हर एक अटैक को ना कॉपी कर सकता है, हर एक अटैक को मेरे ये कर पा रहा है और सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि मैं तो अभी तक के मार्शल सेंट रैल्म को ब्रेक थ्रू भी नहीं किया हूँ, लेकिन ये वाला जो बंदा चैंपियन खड़ा है ना मेरे सामने ये मार्शल सेंट रैल्म के ऊपर है, इसकी कल्टीवेशन पावर मुझसे ज्यादा है और इसके अटैक सेम टू सेम मेरे वाले हैं। अब मैं इसको कैसे हराऊंगा? दूसरा चैंपियन अपने वाले चैंपियन से कहता है कि तुम तो मेरे ही ओरिजिनल बॉडी हो ना, मैं तो सिर्फ एक क्लोन हूँ लेकिन तुम एक क्लोन को नहीं हरा पा रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी ओरिजिनल बॉडी कहते हुए। तुम्हारे पास तो हर कुछ था, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने ही क्लोन से हार रहे हो। ऐसे शर्म की बात है कि तुम शर्म से मर जाना चाहिए। तो चैंपियन कहते हैं कि जितना मैं इतना गुस्से वाला नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा गुस्से वाला तो ये मेरा क्लोन है, लेकिन एक बचकाने से क्लोन की क्या औकात कि वो मेरा मुकाबला कर सके, अब चाहे भले से वो मेरा ही क्लोन क्यों ना हो। चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने लाइफ और डेथ की पावर को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करता है और अपने क्लोन के ऊपर अटैक कर चुका था। पर वो जो क्लोन वाले का लाइफ और डेथ की पावर होती है ना वो और ज्यादा मिस्टीरियस थी। अब वो यहाँ पर और भी खतरनाक अटैक चैंपियन के ऊपर करना शुरू कर देता है। इस वजह से चैंपियन वाला लाइफ और डेथ अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो चैंपियन तुरंत ही वो जो फैंटम मूवमेंट टेक्निक है ना जो अभी उसने हासिल की अपने क्लोन बनाने की, वो अपने ढेर सारे क्लोन बनाना शुरू कर देता है ताकि वो उस इविल चैंपियन, हम उसको इविल चैंपियन कहते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो समझने में। तो अपना चैंपियन इविल चैंपियन के ऊपर ना क्लोन बनाकर ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इविल चैंपियन कहता है कि तुम बचने वाले नहीं हो, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम
मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ओरिजिनल बॉडी लेकर तुम भी बिल्कुल नल्ले निकले। मुझे तो यहाँ पर शर्म आ रही है तुम्हें खुद की ओरिजिनल बॉडी कहने में। तो चैंपियन कहता है कि यार मेरा क्लोन होकर तो इतनी बकवास बातें करता है, मैंने तो कभी इतनी बकवास बातें कभी भी नहीं की, तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया ये कहकर। तो इतना कहने के बाद चैंपियन तुरंत अपना स्नो स्वॉर्ड आर्ट जो था ना वो उसको यूज कर लेता है, और जैसा उसने उसको यूज किया था वो उस पावर को अपने उसी स्वॉर्ड मूवमेंट टेक्निक जो होती है ना फैंटम वाली उसके साथ मर्ज कर चुका था, जिससे अब उसके जितने भी क्लोन बने थे ना उनके पास भी बिल्कुल वैसे ही स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक आ जाती है स्नो वाली, जिसकी मदद से अब वो यहाँ पर इविल चैंपियन की वाट लगाने को तैयार थे। वो जो फेरी थी ना ये जब नजारा देखती है तो वो काफी इंप्रेस हो चुकी थी कि जरा देखो तो चैंपियन को, इसने अभी तो ये फैंटम मूवमेंट टेक्निक सीखी थी और अभी इसको इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। वो मास्टर जो था ना वो भी यहाँ पर ये चीज देखकर खुश तो होता है, लेकिन वो कहता है कि चैंपियन को बाकी भी मेरी टेक्निक को ले लेना चाहिए था। तो उसने खाली ये फैंटम मूवमेंट टेक्निक ली है जिसकी मदद से वो कुछ टाइम तो अपने आप को बचा पाएगा, लेकिन ज्यादा टाइम तक अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर वो इस राउंड को जीतना चाहता है। तो मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कमाल का टैलेंटेड बंदा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा कर लिया। जब ये अपने क्लोन को नहीं हरा सकता तो ये आगे चलकर उतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाएगा। अगर ये अपने क्लोन को हरा सकते हैं तभी जाकर मुझे समझ में आएगा कि ये बंदा सचमुच एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। चैंपियन एक के बाद एक करते हुए अपने कई सारे क्लोन को रेडी करता है और इविल चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन इविल चैंपियन ना वो जो स्वॉर्ड स्ट्राइक टेक्निक होती है जो कि स्वॉर्ड एम्पायर ने कहा था कि चैंपियन को वो आगे चलकर सिखाएगा, उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी। तो वो उसी स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए चैंपियन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। चैंपियन कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार ना मुझे किसी के साथ फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं खुद से ही फाइट कर रहा हूँ, वरना आज तक कोई मुझे परेशान कर दे फाइट में इतनी किसी की औकात नहीं थी। मुझे इविल चैंपियन था वो ओरिजिनल वाले से कहता है कि देखो तुम ना बिल्कुल एक लूजर हो और मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टेंपल के अंदर हमेशा के लिए फंसा हुआ पड़ा हूँ। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप कर दूं और तुम्हारी जगह मैं ले लूं। उसके बाद मैं पूरी दुनिया को आराम से घूमूंगा। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर टेंपल के अंदर गुलाम बना हुआ था ना, मैं तुम्हें गुलाम बनाने वाला हूँ और तुम्हारी जगह लेकर मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा। तो चैंपियन कहता है कि बेवकूफ समझ के रखा है क्या तू सिर्फ एक क्लोन है और तेरी बहुत सारी वीकनेस है जिसको मैंने फाइट के दौरान ना अच्छे से नोटिस किया है। तो इविल चैंपियन कहते हैं कि वीकनेस वो भी मेरी, अबे मैं तेरा ही क्लोन हूँ, तेरे पास जैसे कोई वीकनेस नहीं है ना, मेरे पास भी वैसे कोई भी वीकनेस नहीं है। तो ओरिजिनल चैंपियन कहते हैं कि तेरी वीकनेस ना तेरी खुद की पावर है, क्योंकि एक क्लोन बॉडी ना कभी भी एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। तू अपने सेम रेंज पे मौजूद है जो कि तेरी लिमिटेशन थी, उसके ऊपर तू नहीं जा सकता, लेकिन मैं जहां तक जाना चाहूँ ना उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मेरी कल्टीवेशन का कोई हिसाब ही नहीं है, तो खाली यहाँ पर स्टॉप होकर रह गया। तो इविल चैंपियन कहता है कि भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं तेरी जगह ले लूँ उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग ना भी बनूँ तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुझसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। और अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में मेरी पावर है क्या। वो तुरंत यहाँ पर अपनी इविल पावर को यूज करना शुरू कर देता है और उसकी मदद से वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने को तैयार था। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है ताकि वो चैंपियन की वाट लगा सके। चैंपियन देखकर हैरान रह चुका था, लेकिन वो तैयार था अपने क्लोन के साथ मुकाबला करने के लिए। वो उससे कहता है कि तू हर मेरी पावर को, हर मेरे अटैक को ना कॉपी कर सकता है, लेकिन तू कभी भी मेरे डोमेन की पावर को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि डोमेन की पावर सीखने के बाद आती है, ना कि किसी का क्लोन बनाने के बाद आती है। तो चाहे मेरा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्लोन क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे डोमेन की पावर को तू नहीं कॉपी कर सकता। वो तुरंत यहाँ पर अपने स्टार डोमेन की पावर को यूज करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक तैयार करने लग गया था। तो ये देखकर मुझे इविल चैंपियन था ना तुरंत ही स्टार डोमेन की पावर को भी कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि डोमेन पावर बनाने के लिए ना पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है, खुद से बिल्ड करना पड़ता है अपने डोमेन को। ऐसा क्लोन बन के ना कोई भी किसी का डोमेन कॉपी नहीं कर सकता। और अब तो यहाँ पर स्टार डोमेन की पावर एक के बाद एक करते हुए उस इविल चैंपियन के ऊपर गिरने लग जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, तूने धोखा किया मेरे साथ, तूने चीटिंग की है मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तब तक के वो स्टार डोमेन की पावर ने ना उस इविल चैंपियन की वाट लगा कर रख दी थी। वो उसको बहुत मारता, ऐसा लगा था कि इविल चैंपियन खत्म हो गया। तो तब वहां पर वो फेरी आती है और चैंपियन से कहने लग जाती है कि चैंपियन तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अपना इन्फर्नो लेवल को भी ना कंप्लीट कर जाओगे। तुम पहले अपने ऐसे बंदे हो जिसने अपना ना इन्फर्नो लेवल को कंप्लीट किया, तुमने कमाल कर दिया। वैसे तुम्हारे पास ये स्टार डोमेन की पावर आई तो आई कहां से, क्या कमाल की थी। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे स्टार डोमेन की पावर को अपनी आंखों से देखा नहीं था, सिर्फ सुनकर रखा था, पर तुमने तो यहाँ पर ये कारनामा करके दिखा दिया। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं, तुम ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हो ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। पर तभी यहाँ पर चैंपियन थोड़ा सा खुशी क्या हो रहा था कि वो जो स्टार डोमेन की पावर थी ना वो आपस में इकट्ठा होने लग जाती है और स्टार डोमेन की पावर ही यहाँ पर वापस से क्रिएट कर देती है उसी इविल चैंपियन को। यानी कि इविल चैंपियन ने अब स्टार डोमेन की पावर को भी समझ लिया और अब यहाँ पर उसके अंदर स्टार डोमेन की
पावर आ चुकी थी। ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर निकला। वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन बहुत हो गया तेरा, तुझे क्या लगता है कि तूने यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से हरा दिया, तो मुझे कभी नहीं हरा सकता। मैं तेरी जगह लेकर रहूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। वो फेरी जब यहाँ पर इविल चैंपियन को रोकने की कोशिश करती है ना, वो इविल चैंपियन उसके ऊपर अटैक करते हुए फेरी को वहां से गायब भी कर देता है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना नहीं, आज मैं इस चैंपियन को मार डालूंगा। इविल चैंपियन कहता है कि आज ना यहाँ से सिर्फ एक ही इंसान बाहर जाएगा, या तो तू जाएगा या तो मैं जाऊंगा, और जाने वाला पता है कौन है, वो मैं ही हूँ। आज मैं यहाँ पर तेरी आइडेंटिटी पूरी तरह से चुरा लूंगा, आज मैं बनूंगा ओरिजिनल चैंपियन। देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन ही रोक सकता है। चैंपियन तो बचने वाला नहीं है। अब चैंपियन यहाँ पर अपने उस इविल वाले वर्जन को हरा पाएगा या वो चैंपियन की जगह ले लेगा, ये तो हमें अभी नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।